Hi everyone, welcome to intermediate level HTML interview question answer. This is part A. So coming to first question, what is the difference between script tag and non-script tag? ठीक है, तो script tag क्या रहता है? It is used to include JavaScript code into our HTML tag. ठीक है, so using script tag से हम क्या करते हैं, जो भी JavaScript का कोड है वो हम अपने HTML में इंक्लूड करते हैं. और नो स्क्रिप्ट टैग क्या करता है, अगर जावास्क्रिप्ट हमारे ब्राउजर में इनेबल्ड नहीं है, ठीक है, तब ये कंटेंट को डिस्प्ले करेगा. मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं. ठीक है, एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करते हैं. हम बॉडी सेक्शन में जाते हैं. सबसे पहले हम एक स्क्रिप्ट टैब इंक्लूड करते हैं. ठीक है, और इसमें हम मेंशन करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट जावास्क्रिप्ट इज एनेबल्ड. ठीक है, अब हम एक टैग और बनाते हैं जिसका नाम है नो स्क्रिप्ट टैग. ठीक है, और इसमें हम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट इज डिसेबल्ड. और हम लिख देते हैं कि प्लीज एनेबल जावास्क्रिप्ट. ठीक है, अब हम कोड को रन करते हैं और ब्राउजर में चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है. ठीक है, हमारा आउटपुट आ रहा है जावास्क्रिप्ट इज एनेबल्ड. ठीक है, बिकॉज हमारे अभी ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट एनेबल्ड है. ठीक है, अब हम चेक करेंगे जावास्क्रिप्ट को डिसेबल करके. जावास्क्रिप्ट को हम डिसेबल कैसे कर सकते हैं, हम जाएंगे हमारे ब्राउजर की सेटिंग्स में. ठीक है, सेटिंग्स में जाने के बाद हम जाएंगे प्राइवेसी सिक्योरिटी में. ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे साइट सेटिंग्स में. ठीक है, और उसके अंदर जाएंगे जावास्क्रिप्ट टैग में. ठीक है, देखो यहाँ पे हमारी जावास्क्रिप्ट एनेबल्ड है. हम इसको डिसेबल कर देते हैं अभी के लिए. डू नॉट अलाउ साइट्स टू यूज जावास्क्रिप्ट. ठीक है, हमने इसको डिसेबल कर दी. अब हम अपने डॉक्यूमेंट में जाते हैं, इसको फिर से रीलोड करते हैं. अब आप देख सकते हैं मैसेज जावास्क्रिप्ट इज डिसेबल्ड, प्लीज लॉग इन, प्लीज एनेबल जावास्क्रिप्ट. ठीक है, अगर अब चेक करोगे ना, आपका कोई भी ब्राउजर कोई भी पेज रन नहीं करेगा, बिकॉज हमने जावास्क्रिप्ट अभी डिसेबल कर दिया है. ठीक है, आप किसी भी साइट पे जाओगे तो वो आपका पेज रेंडर नहीं होगा, बिकॉज जावास्क्रिप्ट अभी डिसेबल्ड है. ठीक है, तो इसको हम इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं सेटिंग्स वाले ऑप्शंस में जाके. प्राइवेसी सिक्योरिटी में जाएंगे. ठीक है, साइट सेटिंग्स में जाएंगे, और उसके बाद है जावास्क्रिप्ट का ऑप्शन, इसको हम कर देंगे अलाउ. ठीक है, सो दिस इज द पर्पस ऑफ स्क्रिप्ट टैग एंड नो स्क्रिप्ट टैग. नो स्क्रिप्ट टैग कब डिस्प्ले होगा इसका कंटेंट, जब हमारी जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड होएगी. ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ आई फ्रेम टैग. सो हमारा आई फ्रेम टैग है वो कब यूज होता है. ठीक है, इट इज यूज टू एम्बेड अनदर वेब पेज. ठीक है, इट इज यूज टू एम्बेड अनदर वेब पेज इनसाइड अवर HTML पेज. ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं. ठीक है, हमारा वेब पेज है, इसमें हम एक ले लेते हैं हेडिंग, लेट्स से वेलकम टू माय पेज. ठीक है, और उसके बाद हम एक शो करते हैं आई फ्रेम बनाते हैं. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, SRC में क्या हम ऐड करेंगे, URL ऐड करेंगे. ठीक है, जिसको हमें एम्बेड करना है. लेट्स से हमें एम्बेड करना है www.wikipedia को एम्बेड करते हैं. ठीक है, .org. ओके, तो यहाँ पे हम फ्रेम बॉर्डर की जगह हम ले लेते हैं विड्थ मेंशन करते हैं, लेट्स से 600. और जो विड्थ और हाइट रहेगा हमारा वो रहेगा पिक्सल्स में. ठीक है, सो आई फ्रेम क्या करेगा, इसका जो SRC एट्रीब्यूट होएगा वो किसी वेब पेज को एम्बेड करेगा. ठीक है, जैसे कि यहाँ हमने विकीपीडिया लिया है, तो विकीपीडिया को एम्बेड करेगा. और विड्थ एंड हाइट क्या करेगी, आई फ्रेम का साइज को सेट करेगी. चलो अब हम देखते हैं इसको ब्राउजर में, रीलोड करते हैं. ठीक है, तो ये आ गया हमारा विकीपीडिया का पेज यूजिंग आई फ्रेम. ठीक है, आई फ्रेम की हेल्प से हमने इसको एम्बेड कर लिया है. सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, गूगल मैप को भी एम्बेड कर सकते हैं यूजिंग आई फ्रेम. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर डाटा एट्रीब्यूट्स इन HTML. सो डाटा एट्रीब्यूट्स क्या रहते हैं, जो हमारे डाटा एट्रीब्यूट्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं हमारे डाटा, ठीक है, हाइफन. और ये क्या करते हैं, इट अलाउज अस टू स्टोर कस्टम डाटा इन HTML एलिमेंट्स. इसकी हेल्प से हम
कस्टम डाटा को HTML एलिमेंट्स में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। देन बाद में हम उसको एक्सेस भी कर सकते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स की हेल्प से, ठीक है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं बटन। इसका हम नाम देते हैं क्लिक मी। ओके, बटन की एक हम आईडी दे देते हैं, लेट्स से आईडी है इसकी माई बटन, ठीक है। अब हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे डाटा एट्रीब्यूट जिसका नाम है इन्फो, और उसमें हम एक मेंशन कर देते हैं हेलो, ठीक है, हेलो डेवलपर्स। तो ये हो गया हमारा डाटा एट्रीब्यूट, ठीक है। डाटा एट्रीब्यूट डाटा हाइफन देन नेम, ठीक है। हेयर नेम इज इन्फो, और ये क्या करेगा, इट स्टोर्स कस्टम डाटा। ये हमारा कस्टम डाटा है। कस्टम डाटा को कहाँ स्टोर करेगा, HTML एलिमेंट्स में। HTML एलिमेंट्स कौन सा है, बटन, ठीक है। तो डाटा एट्रीब्यूट क्या कर रहा है, HTML एलिमेंट में कस्टम डाटा को स्टोर कर रहा है, ठीक है। सो नाउ हम इसको एक्सेस करेंगे इस बटन को। इस बटन में हम एक एड इवेंट लिस्टनर लगाते हैं। ओके, बटन डॉट एड इवेंट लिस्टनर, इसको हम ले लेते हैं स्क्रिप्ट टैग में, ठीक है। तभी हम एक्सेस कर पाएंगे जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज को। एक हम बनाते हैं स्क्रिप्ट टैग, और इसको हम ले लेते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। नहीं, इसको हम बाहर भी रख सकते हैं, ठीक है। एक हम स्क्रिप्ट टैग बनाते हैं जिसमें हम इस एलिमेंट को स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में, कॉन्स्ट बटन इजकल्स टू, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। इसको ले लेंगे, इसकी आईडी क्या है, माई बटन। तो इस एलिमेंट को हमने स्टोर कर लिया इस बटन नाम के वेरिएबल में, ओके। अब इस बटन पे हम ऐड करेंगे एक इवेंट लिस्टनर। जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो क्या फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। एक अलर्ट शो करेंगे, ठीक है। अलर्ट में हम क्या शो करेंगे, ये कस्टम डाटा, ठीक है। हम कस्टम डाटा को शो करेंगे। ये एक डाटा एट्रीब्यूट है, तो इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, बटन डॉट एलिमेंट, ये जो हमारा वेरिएबल है जिसमें बटन नाम का एलिमेंट है, बटन डॉट डाटा सेट डॉट क्या आएगा, इसका नाम क्या है, इन्फो, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं। तो ये क्या करेगा, इट विल फेच डाटा इन्फो वैल्यू, ओके। ये डाटा इन्फो वैल्यू को फेच करेगा। अब हम जाते हैं ब्राउजर में। देखो बटन है, इसको हमने क्लिक किया तो देखो जो भी हमारा डाटा एट्रीब्यूट में था वो यहाँ हमें शो हो गया। हमारे डाटा एट्रीब्यूट में क्या था, हेलो डेवलपर्स। तो आप देख सकते हैं ब्राउजर में ये हमारा डिस्प्ले हो गया अलर्ट सेक्शन में यूजिंग डाटा सेट प्रॉपर्टी, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस्पॉन्सिव इमेज इन HTML। सो रिस्पॉन्सिव इमेजेस क्या रहती हैं, रिस्पॉन्सिव इमेजेस मीन्स automatically resizes based on device screen size in size। मान लो एक हमारा HTML पेज है, हमने एक HTML पेज डिजाइन किया है, ठीक है। अब हमें इस पेज को रिस्पॉन्सिव बनाना है। इट मीन्स कि हम इसको चाहे मोबाइल डिवाइस में चलाएं, चाहे टैबलेट्स में चलाएं, चाहे लैपटॉप डिवाइसेस में चलाएं या डेस्कटॉप में चलाएं, ठीक है। तो हर डिवाइस पे ये पेज अच्छे से डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। ये रिसाइज हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए हम अपने पेज को बनाते हैं रिस्पॉन्सिव, ठीक है। और हम इमेजेस को भी हम रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, ठीक है। तो हम पेज को कैसे रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, यूजिंग मीडिया क्वेरीज हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जिसमें हम मैक्सिमम विड्थ हम सेट कर देते हैं, हाइट को हम ऑटो सेट कर देते हैं, ठीक है। इन दिस वे वी कैन क्रिएट रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस इमेजेस, ओके। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज। सो लोकल स्टोरेज क्या करता है, डाटा तब तक स्टोर करता है जब तक हम उसको मैनुअली डिलीट ना कर दे, ठीक है। मान लो हमने लोकल स्टोरेज में डाटा स्टोर करा, अगर हम ब्राउजर को क्लोज भी कर देंगे ना तो भी वही डाटा लोकल स्टोरेज में स्टोर रहेगा, ठीक है।
पर सेशन स्टोरेज में क्या कहता है, जो डाटा होता है वो तब तक स्टोर रहेगा जब तक ब्राउजर ओपन रहता है। ठीक है, जैसे ही हमने ब्राउजर का टैब क्लोज कर दिया तो वो डाटा सेशन स्टोरेज से हट जाएगा। अगर हमने किसी न्यू टैब में भी चले गए ना, तो भी सेशन स्टोरेज में डाटा नहीं रहेगा न्यू टैब में, वो सिर्फ उसी टैब में स्टोर रहेगा जिस टैब में वो ओपन है। ठीक है, तो लोकल स्टोरेज में क्या क्या रहता है, हमारा डाटा परसिस्टेंट होता है, जैसे यूजर प्रेफरेंसेस होगी। और सेशन स्टोरेज में हमारा डाटा टेम्परेरी रहता है, टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है, जैसे फॉर्म की इनपुट वैल्यूज होगी। ठीक है, तो ये था हमारे सेट ऑफ क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हम देखें नेक्स्ट वीडियोस में।